नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में जिक्र एक बार फिर से भ्रष्टाचार का। अभी आपने लोकसभा में एक भाषण सुना था। अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। और अगर भ्रष्टाचार क्विट इंडिया का नारा चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, चाहे प्रेजेंट टाइम की सरकार रही हो, लेकिन स्थिति जस की तस नजर आ रही है। और इसीलिए आम जनमानस जब भ्रष्टाचार का शिकार होता है, जो पात्र होता है, उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ऐसे मुद्दे जनहित में उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार के मसले पर जब देश की राजनीति में घमासान मचा और इसी दौरान पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर क्विट इंडिया मुहिम का आगाज कर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उधर संसद में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा और ऐसे में देश के जरूरतमंद नागरिकों को इलाज की सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। कैग ने इस योजना को लेकर जारी अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज भी लाभ उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत दिखाया गया था। और यही नहीं, पीएमजेवाई स्कीम की अगर बात करें तो 9 लाख से ज्यादा लाभार्थी तो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। और करीब बहरहाल कैग की रिपोर्ट पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़झाला, कैग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं। एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा धांधली। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा शिकायतें। मरे हुए व्यक्तियों के इलाज के क्लेम में गड़बड़झाला। भुगतान राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों की ओर से जांचों की सत्यापित किए बिना किया जाना बड़ी चूक। पता चला कि एक ही लाभार्थी को एक ही समय में कई अस्पतालों में भर्ती किया गया। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इस मुद्दे को उजागर किया था। भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है जो 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को अस्पतालों में जाकर मुफ्त में अपना इलाज की सुविधा दी जाती है। बता दें कि ऑडिट में सबसे बड़ी खामी ये उजागर की गई है कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज इलाज करा रहे हैं जिन रोगियों को पहले ही मर गया दिखाया गया था, लेकिन मरने के बाद भी वो इलाज कराते रहे। टीएमएस में मृत्यु के मामलों के डेटा को एनालाइज करने से पता चला कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई है। इन रोगियों के संबंध में नए इलाज से संबंधित कुल 2,14,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि दावों में शामिल करीब 3,903 मामलों में क्लेम की राशि का भुगतान अस्पतालों को किया गया। इनमें से 3,446 मरीजों से संबंधित पेमेंट 6.97 करोड़ रुपए का था। एनएचए ने कहा था कि ये मामले उन परिदृश्यों में सामने आते हैं जहां एक बच्चे का जन्म एक अस्पताल में होता है और मां की पीएमजेवाई आईडी का उपयोग करके दूसरे अस्पताल में नवजात देखभाल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन सीएजी की जांच में सामने आया कि डेटाबेस में 48,387 मरीजों को 78,396 दावे पाए गए हैं, जिसमें पहले के इलाज के लिए इन मरीजों की छुट्टी की तारीख, उसी मरीज के दूसरे इलाज के लिए अस्पताल में एंट्री की तारीख बाद में की गई थी। ऐसे मरीजों में 23,670 पुरुष मरीज शामिल हैं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में जो दूसरा बड़ा खुलासा सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। महालेखा परीक्षक ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लाखों लाभार्थी ऐसे हैं जो एक मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। गौरतलब है
कि इस सरकारी स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन सबसे जरूरी होता है। लाभार्थी द्वारा रजिस्टर कराए गए मोबाइल नंबर के जरिए ही उसका रिकॉर्ड तलाश किया जाता है। आमतौर पर किसी लाभार्थी का मोबाइल नंबर गलत निकलता है या फिर ई कार्ड खो जाता है तो लाभार्थी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और फिर योजना के दायरे में आने वाले अस्पताल इलाज देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यही बड़ी धांधली की गई है। दरअसल इस स्कीम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन डेस्क से कांटेक्ट किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए ई कार्ड की जरूरत भी नहीं होती। कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीआईएस डेटाबेस के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला कि एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आयुष्मान भारत सरकार ने ये योजना इसलिए लागू की थी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जो सक्षम नहीं हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस या ये कहा जाए अगर कोई उन्हें शारीरिक कष्ट होता है तो वो अस्पताल में उचित इलाज करा पाएं। इस आधार पर 2018 में ये योजना लॉन्च की गई ताकि पात्र को इसका लाभ पहुंचाया जा सके या उसे मिल सके। लेकिन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की जो रिपोर्ट सामने आई वो वाकई चौंका देने वाली है। एक ही नंबर पर कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं 7.5 लाख लाभार्थी, यानी कि ये आंकड़ा 10 लाख तक भी जा रहा है। ये कैसे संभव है? 10 डिजिट का नंबर और नंबर सिर्फ एक ही, जो अंक है वो 999। और ऐसी ही एक दूसरी रिपोर्ट भी सामने आई है बीआईएस के डेटाबेस के एनालिसिस के अनुसार अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी संख्या में ये फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आयुष्मान कार्ड धारकों का जिक्र करें, आयुष्मान योजना का जिक्र करें, इसके अलावा भी भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित के लिए लॉन्च की गई हैं, लेकिन पात्रों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार पात्र वंचित रह जाते हैं और अपात्र जो हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। तो इतनी बड़ी ये लापरवाही क्यों होती है और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? जो रिपोर्ट सामने आई है 5 राज्यों में, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, और यहाँ पर इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप जैसी बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है राजनीतिक दल जो होते हैं, हमारे पक्ष और विपक्ष के नेता होते हैं, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और फिर कहते हैं यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आम जनता के हित में कोई योजना अगर सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है तो उसका लाभ किस तरीके से उस तक पहुंच सके, इसमें सहभागिता होनी चाहिए, बजाय सवाल खड़े करने के। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड धारक जो हैं उनको किस तरीके से लाभ मिल जा रहा है, अगर किसी का ई कार्ड खो जाता है तो किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर वो अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। विवेक पांडे हैं, सपा प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश द्विवेदी हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही डॉक्टर गौतम सिंह हैं, आईएमए से हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी नेता से, राजेश द्विवेदी जी से। राजेश द्विवेदी जी, अगर देखा जाए भारत सरकार की ये योजना है, ये बहुत सोच समझ कर लॉन्च की गई। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जो सक्षम नहीं हैं उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके, लेकिन ये जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है और जो गड़बड़ झाला नज़र आया है, एक ही नंबर पर कई सारे लाभार्थी हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं, जो मृत घोषित हो चुके हैं, उन्हीं के नंबर कैसे किसी और को रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं? ये कैसे संभव है और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं प्रणाम करता हूं और डिबेट में जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
वंदे मातरम। जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षा जो है, ये योजना है जो 2018 में लागू की गई। ये गरीब परिवार जो है, अति गरीब, जिनके लिए इलाज कराना संभव था, जो बहन बेटियों के गहने तक बेचे जाते थे, तब जाकर के इलाज होता था। तो मोदी जी की सरकार आने के पश्चात में इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के शुरुआत से बहुत ही ज्यादा गरीबों को लाभ मिला है। लेकिन जहां तक आपने अभी कहा कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, केरल में, 5 राज्यों में गलत तरीके से जो है इसका लोग लाभ ले रहे हैं या 5 गलत तरीके राज्यों में से इसका। सबसे ज्यादा, हालांकि गड़बड़ियां हर जी जी जगह जी हैं, जी लेकिन 5 राज्यों में जी। सबसे ज्यादा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो मैं निश्चित इस विषय पर कहना चाहूंगा कि जहां तक यह घोटाला की सवाल आपने किया है, तो इसकी हर सरकार को जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी है इसमें उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो आपने वो बात बता दी, जो खूबियां हैं, जो योजना सरकार की आती है, तो मुझे लगता है एक जिसके लिए ये योजना लॉन्च की जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये लॉन्च की गई योजना, ताकि उसे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल सके, मुहैया हो सके। और मुझे लगता है जिसके लिए लॉन्च की गई तो उसको और बेहतर तरीके से पता होता है कि मुझे इस योजना का लाभ कैसे उठाना है। लेकिन जो गड़बड़ी सामने आ रही है कि जो व्यक्ति मर चुका है, मुझे लगता है जो व्यक्ति मर चुका है उसके परिवार वाले तो इस योजना का लाभ उठाएंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करता होगा। फिर ये कौन उठाता है और ये किस तरीके से होता है, इस पर थोड़ा सा नजर डालिए। देखिए, आयुष्मान कार्ड की जो वो होता है, उसमें 5 लोग सदस्य हो जाते हैं। घर के परिवार का जो मुखिया होता है, उस परिवार में 5 लोग का जो नियमावली बनाई गई है, उसमें यदि कोई भी परिवार है तो पीड़ित परिवार की सहायता की जा सकती है। लेकिन जहां तक इसमें आपने कहा कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, केरल में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, ये इन राज्यों में सबसे ज्यादा अधिकतर इसके लाभ का जो है दुरुपयोग हुआ है। तो निश्चित है उन राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसकी जांच कराएं और जांच में जो दोषी है निश्चित उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे महत्वाकांक्षा योजना है। और घोटाला की यदि लिस्टें देखी जाए तो घोटाला में आप बताइए कि जब देश की आजादी के पश्चात सन 1948 के बाद में कांग्रेस का रजूम ही रहा जो है घोटाला, आज तक कई घोटाले कांग्रेस में लिप्त रहे। ठीक है, आप बात क्या कह दी आपसे? कांग्रेस का जिक्र हम आते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवरऑल की बात की जा रही है यहाँ पर। केंद्र सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई 1 अप्रैल 2018 में, और यहाँ पर जिस तरीके से गड़बड़ियां जो निकलकर सामने आई हैं कैग की रिपोर्ट में, वो वाकई चौंका देने वाली हैं। आरोप और प्रत्यारोप करने की बजाय मुझे लगता है राजेश द्विवेदी जी, इस पर ये विमर्श करना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। हालांकि कहा गया है कि नया सिस्टम इन गलतियों को सुधारेगी, BIS 2.0 के साथ ये मुद्दा हल किया जाएगा। ये तो फिर आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से हल किया जाएगा। आपके पास और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज शर्मा जी। राज शर्मा जी, भ्रष्टाचार किस कार्यकाल में कितना ज्यादा हुआ, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारें रही हों या प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, ये जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और इसका जिम्मेदार किससे माना जाए? आज राजनीति करने का ये डिबेट नहीं, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को बस यहाँ पे मैं एक चीज बहुत क्लियर करूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये स्कीम भी मोदी जी की चलाई हुई। मेरा सिर्फ इतना बात कहना होना चाहिए कि जब आप ज्यादा चाटुकारिता में आ जाते हैं और जब आप ज्यादा अपनी तारीफों में खोने लगते हैं, तो आपके जो दाएं बाएं के लोग होते हैं, आप उसे हेरा फेरी करे ना करे, आपके दाएं बाएं के लोग आपकी जय जयकार करके इस हेरा फेरी में पड़ जाते हैं। इसका जिम्मा किसी को नहीं लेना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से भी कहूंगा, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मत करो। आप ये
ये बात करो कि देश की, जैसा कि आप लोग कहते हैं, आपने एक महत्वपूर्ण योजना चलाई थी और उसी में महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार हो। आप इस बात को देखिए कि एक नंबर पे लाखों आदमियों का उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी मेरी बात चल रही थी अभी डिबेट से ही पहले, और मैं आपसे भी एक बात सोनी जी कहूंगा कि हम सबसे अच्छा जवाब, अभी डॉक्टर गौतम साहब बैठे हैं, मुझे लगता है सारे प्रवक्ताओं से अच्छा जवाब डॉक्टर साहब देंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही है मुझे भी। मैं देखिए आज राजनीति नहीं करूंगा, ठीक है, ये भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तो मैं जिम्मेदारी लूं, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, लेनी। सर 1948 में कौन सा घोटाला हुआ था? ठीक है, यहाँ पर बात पूरी हो जाने दीजिए, आते हैं राजेश जी, आते हैं। व्यक्ति हो आप छोड़ो। नहीं, अरे नहीं, अभी आपने कहा है उसका जवाब ले लीजिए। सन 1948 में मैंने पूछा, आप बताइए ना कि कौन सा घोटाला हुआ था, आप बताएंगे? पूर्ववर्ती सरकारों में क्या घोटाला हुआ, हम उस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। राजेश जी, इस बात को समझिए, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और आम जनता के हित के लिए ये मुद्दा जनहित में उठाया गया है। हम भ्रष्टाचार के आंकड़े निकालने बैठेंगे तो मौजूदा सरकार में क्या कुछ भ्रष्टाचार, कितना पात्रों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, सिर्फ योजना लॉन्च कर देने भर से नहीं होता, उसकी किस तरीके से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, जो जिम्मेदार है वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आरोप प्रत्यारोप के मामले में मत इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। राज शर्मा, अपनी बात को पूरा कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गौतम सिंह जी का रुख करेंगे। आपको तो घोटाला बताना चाहिए। ठीक है जी, इतनी उम्र है, आज तो हम ये बात ना करें। मैं कह रहा हूँ घोटाला तो घोटाला हो रहा है। पहले मैंने कहा, ठीक है, अभी हम प्रेजेंट टाइम में क्या किसकी आयुष्मान की बात कर रहे हैं ना, आयुष्मान कार्ड का लाभ ये कैसे हुआ? अभी तो मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, ये कैसे हो रहा है? आपकी जवाबदेही बनती है। राज शर्मा जी, अपनी बात को पूरा करें, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गौतम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इन्हें एक जिम्मेदारी तो नैतिकता के आधार में लेनी चाहिए कि हाँ, हमारी सरकार जो बढ़ चढ़कर कहती है कि भ्रष्टाचारी भागे, गो इंडिया गो इंडिया, तो मतलब ये बातें अच्छी नहीं है। अगर हुआ इसकी जिम्मेदारी लें और इसको दुरुस्त करें, क्योंकि ये गरीबों का हक मारने वाली बात। ये किसी गरीब ने तो पैसा नहीं लिया सोनी जी, ये तो आप निश्चित मान लीजिए। जो मर गया उसके परिवार वाले की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये पैसा किसके पास गया, और जो जिसके पास गया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, बिल्कुल, ये साफ करना होगा कि आखिर ये इसका फायदा कौन उठा रहा है। और किसी परिवार का कोई व्यक्ति अगर मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर कैसे कोई फायदा उठा सकता है? और ये कौन लोग हैं जो उठा रहे हैं, और कैसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है एक ही नंबर और इतने लाख लोगों के लिए? 7.5 लाख लाभार्थी हैं जिनको एक ही नंबर रजिस्टर्ड किया गया। डॉक्टर गौतम सिंह जी, आपका रुख करेंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर, कैग की रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? जी नमस्कार, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे को जो है वो बोलने का मौका दिया, और मैं जो है वो हमारे बीजेपी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको ये बोलूंगा कि आज जो है वो बिल्कुल भी हम जो है वो एक दूसरे से डिबेट इस तरह का ना करें जो जिसमें जो हम एक दूसरे पे आरोप लगाएं, मगर ये गंभीर विषय है। इस विषय के ऊपर जो है हमारे को सच्चाई जाननी चाहिए, ग्राउंड लेवल रियलिटी में क्या होता है। बिल्कुल, इसमें आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। जैसे आप ये कहते हैं कि कई ऐसे जो है वो केस आए हैं जिसमें एक व्यक्ति को 2 बार जो है वो रजिस्टर किया गया एक ही दिन के अंदर, एक उसकी डेट डिस्चार्ज की और एक इसकी डेट जो है वो एडमिशन की है। तो ये बिल्कुल संभव होता है। ये संभव ऐसे होता है क्योंकि जो स्कीम है वो स्कीम ये कहती है कि आप एक इलाज के लिए एक समय पे एडमिट हो सकते हैं, मगर लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का फ्रैक्चर है और उसको साथ में डायबिटीज है, तो बिना डायबिटीज के कंट्रोल कर उसका फ्रैक्चर का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको एडमिट करा जाता है, उसका डायबिटीज कंट्रोल किया जाता है, फिर उसका डिस्चार्ज बनाया जाता है, फिर उसको दोबारा एडमिट किया जाता है और फिर उसका जो फ्रैक्चर का ऑपरेशन किया जाएगा। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्कीम लेके जो लोग आते हैं वो गाड़ियों में आते हैं, वो जो है वो होंडा सिटी के अंदर आते हैं। स्कीम के कार्ड लेके जो लोग आते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वो अच्छे खासे जेवर पहन के आते हैं, उनके पास महंगे महंगे मोबाइल होते हैं, और वो आके जो है वो पहले इलाज की पूरी बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो कार्ड निकाल के सामने रख देते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा इलाज इस कार्ड से करना। मैं डेफिनेटली ये मानता हूं कि एक ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर ये स्कीम अच्छे से चली तो हमारे देश का बहुत भला होगा।
मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस तरह की सोच रखी और इस तरह की स्कीम निकाली। मगर हमारे पास इसका उदाहरण है, हमारे पास इससे पहले भी 2014 से पहले भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की स्कीम थी, जिसके अंदर हमने देखा कि स्कीम के अंदर आपने जो है वो 24 करोड़ लोगों को जो है वो कार्ड दे दिया है और आपने उसके अंदर जो है वो बजट कितना रखा है, 6 करोड़ का बजट रखा है। अगर जो है वो 24 करोड़ लोगों में से जो है वो मात्र 10% लोग भी जो है वो बीमार हो जाते हैं तो ये बजट जो है वो आपका काफी नहीं होगा। आप ये देखिए कि 2.5 लाख लोगों का क्लेम हुआ है, 2.5 लाख लोगों के क्लेम में से आपने सिर्फ 3,500 लोगों का क्लेम सेटल किया है। कहाँ 2.5 लाख मरीजों का क्लेम, यहाँ पर और एक कहाँ पे चीज 3,500 लोगों का क्लेम आपने सेटल किया है। जी। जब इस तरह के काम होंगे इस स्कीम के अंदर तो धांधलियां आनी संभाविक है। जो लोग जिनके पास कार्ड है या जिनके पास पावर है, जिनके पास 50-60 लोग एक फैमिली में रहते हैं और उनके पास जो है वो जा सकते हैं और उनसे कार्ड ले सकते हैं, वो आते हैं और आके जो है एजेंट्स के साथ जो है वो अपना जो है एडजस्टमेंट करते हैं कि 10% तुम्हारा, 20% तुम्हारा, 100 रुपए उसको भी दे देंगे और इसमें से जो है वो बना के जो है वो सब कुछ फर्जी हो जाता है। तो अगर जो है हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप है तो उसके अंदर एक मोबाइल नंबर पे एक आदमी रजिस्टर होगा, तो हमारे पास इसके अंदर क्यों नहीं ऐसा हुआ? ये तो जो है वो स्कीम के अंदर जो है वो एक आदमी के मोबाइल नंबर पे एक कार्ड, तो ये चीजें जो है वो लूप छोड़े गए हैं इसके अंदर, जिससे कि भ्रष्टाचार और जिससे के अंदर जो धांधली जो लोगों ने उसके अंदर जो है वो जगहें देखी हैं और लोगों ने उसका फायदा उठाया है। मगर ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो भुगतान किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल और सरकारी महकमे की जो है वो मिलीभगत है? नहीं, डेफिनेटली ये संभव हो सकता है कि सरकारी महकमे की और हॉस्पिटल की मिलीभगत हो। हॉस्पिटल के नीचे काम करने वाले कई कर्मचारी होते हैं, उनको हम नहीं उम्मीद कर सकते कि डॉक्टरों की तरह जो है वो काम करेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई डॉक्टर जो है वो पिछले 2 साल से जो है वेट कर रहा है कि उसका मान लीजिए कि 40-50 लाख का क्लेम आना है, तो वो डॉक्टर कहाँ से सैलरी देगा, कहाँ से खाएगा? डेफिनेटली आप जो है वो मौका दे रहे हैं लोगों को कि वो भ्रष्टाचार की तरफ जाएं। तो अगर आपके नियम, आपके कायदे, आपके कानून वो जो है वो एक तरह से बिल्कुल स्ट्रांग है तो भ्रष्टाचार होने की संभावना ही नहीं है। अगर जो है कोई क्लेम होता है पेशेंट का तो वो क्लेम 24 घंटे के अंदर सेटल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? इसका कोई जवाब दे दे कि उसका क्लेम 24 घंटे में क्यों नहीं सेटल होता? ऐसी क्या हमारी इसका जवाब ले लेते हैं, राजेश जी से ले लेते हैं। वो क्लेम 24 घंटे में सेटल क्यों नहीं होता? आपने बखूबी सुना डॉक्टर गौतम जी को, उन्होंने कहा कि लग्जरी गाड़ियों में आते हैं आयुष्मान कार्ड धारक। मुझे लगता है जो सक्षम नहीं है, अक्षम था, उसके लिए ये योजना आई, ना कि लग्जरी गाड़ियों वालों के लिए ये योजना आई। महंगे मोबाइल, महंगी ज्वेलरी, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये कैसे इस पर अंकुश लगेगा? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और इस आयुष्मान योजना का लाभ उठाते हैं, पात्रों तक ये योजना पहुंच नहीं पाती है। देखिए मैडम, 2011 की जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट के अनुसार जो है आयुष्मान कार्ड बना। अब 2011 में सरकार, अरे भाई द्विवेदी जी क्या कहूं मैं। राजेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ मैडम, फोन आ रहा था। अरे ये जब गलत बोलेंगे इनकी आवाज। ठीक है, राजेश में जाते हैं आपके पास जी। सन 2011 की जो स्कीम है उसके हिसाब से लोग, गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड बनाएगा। सर्वे के आधार में अभी किन लोगों को, ये बड़े लोगों को इन लोगों ने सम्मिलित किया था उस 2011 के लिस्ट में, जो है गरीब परिवार को इन लोगों ने। लेकिन जहां तक है कि गरीब परिवार को ही इस लाभ से वंचित न किया जाए, इनको मिलना चाहिए गरीब परिवार को, और इसकी पुनः जांच हो रही है। जांच हो करके जो भी बड़े लोग हैं या किसी रूप से बना दिए गए तो उनका जो है राजेश जी, ये महज एक योजना नहीं है। आयुष्मान जो कैग की रिपोर्ट आई उस आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं आयुष्मान योजना को लेकर, लेकिन मुझे लगता है सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं जो आम जनमानस के लिहाज से लॉन्च की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ
पात्र नहीं उठा पा रहे हैं और किस तरीके से ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसकी जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। यहाँ रुके लगातार हम कैग की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने जारी की। उसमें बहुत बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, यानी कि भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आ रही है और किस तरीके से जब कोई व्यक्ति मृत्यु पाया गया तो उसी का नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे रजिस्टर्ड कर दिया गया और ये 7.5 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनको एक ही नंबर रजिस्टर्ड किया गया है। दूसरी BIS के डेटाबेस एनालिसिस पर एक रिपोर्ट आती है जहां पर 1,39,300 लोग हैं जो दूसरा नंबर यानी कि 888888 यानी कि 10 अंक का ये नंबर रजिस्टर्ड किया गया। ये कैसे संभव है? भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना और इतना बड़ा घोटाला। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं विवेक पांडे जी, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना और इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? अनम्यूट करिएगा। देखिए, पूरे मंच को पहले तो मैं प्रणाम और अनुमोदन समर्पित करता हूं और बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके कि इतने गंभीर विषय पर जिम्मेदारी लेने की जगह केवल और केवल आलोचनात्मक टिप्पणियां सरकार पक्ष के प्रवक्ता महोदय हमारे करते रहे। ये थोड़ा सा देख करके दुख होता है कि इफ यू आर नॉट कैपेबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यू शुड लीव द चेयर, आई गेस। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। आप केवल पूर्व सरकारों पे ठीकरा फोड़ करके, भाई पूर्व सरकारों के काम में कहीं ना कहीं कोई कमी थी तभी तो आपको अवसर दिया जनता ने, और उस अवसर का आपने क्या लाभ दिया जनता को, उसका थोड़ा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि चिकित्सा सुविधाएं जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से पहले की कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगी पहले से, तो मुझे लगता है अब तो आपने शुल्क बढ़ा दिए वहां पे। आप कहते हैं कि जनता की सेवा की जा रही है, जनता को भाई ये समझना चाहूंगा कोविड के बाद से जिस तरीके से एक सिंडिकेट की तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, कोई ना कोई वायरस आए दिन। अब इस समय आई फ्लू चल रहा है और मैंने एक डिबेट में कहा था, निवेदन किया था अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो आई फ्लू की दवाइयां हैं उनको सरकारी शुल्क पे, सब्सिडी शुल्क पे कम से कम लोगों को उपलब्ध किया जाए जन औषधि केंद्र पे, और इनकी बाकायदा अलग अलग शिविर लगवा करके, कैंप लगवा करके, क्योंकि ये महामारी का रूप ले उससे पहले इसका निदान जरूरी है। बात यहाँ पे ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जहां मोदी जी डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट, एक उनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट की योजना है उसको लागू करने की बात करते हैं, वहां पे अगर इस तरह की मुझे लगता है कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट सामने आती है तो हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि गलती हो गई। बिल्कुल, ये गलती नहीं थी, ये पूरी सोची समझी साजिश के साथ एक सिंडिकेट ने पूरी प्रायोजित तरीके से इसको अंजाम दिया है। एक नंबर पे इतने परिवारों का रजिस्ट्रेशन छोड़ दीजिए, एक नंबर पे इतने परिवारों का रजिस्ट्रेशन छोड़ दीजिए, परिवारों की संख्यात्मक संख्या उस पर भी संदेह है। लगभग कई हजार परिवार ऐसे हैं जिनमें एक एक परिवार में 15-15, 16-16, 17-17 लोगों को दिखाया गया है रजिस्ट्रेशन में। तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। हमारे देश में स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो कि प्रौद्योगिकी क्रांति के जनक माने गए, भाई राजेश जी बात पूरी हो जाने दीजिए। इस देश में लेकर के आए थे, और आज जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के हम इस तरीके के टेक्निकल, मुझे लगता है कि कंप्यूटर वगैरह को, एक मिनट थोड़ा सा संयम रखिए, मैं आ रहा हूँ, घोटाले पे भी आ जाऊंगा, अभी रुक जाइए। मुझे लगता है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रुक जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में जिस तरह, ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है आम जनता भी अच्छे से समझ पाएगी कि किसके कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हावी रहा। विवेक जी आते हैं वापस, दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय भी महत्वपूर्ण होती है। राजन जी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं राजन जी। जी मैम, मेरा कहना यह है कि यहाँ पे बीजेपी से भी हैं लोग, कांग्रेस से भी हैं, सपा से भी हैं, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ये कोई भी पार्टी से लोग जुड़े हैं आपके साथ में जी, कि पॉलिटिशियंस जो हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो हमारे पॉलिटिशियंस की कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैडम यहाँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्या इन्होंने आज तक संविधान के अंदर ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई भी कदम उठाया है? किसी भी पार्टी ने, चाहे वो सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हल्ला गुल्ला जितना मर्जी करवा लो पार्लियामेंट में से,
दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी संविधान के अंदर नहीं है। ये लोग उठाते नहीं क्योंकि इनसे वो खुद फंसते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी की है, जो अभी तक संविधान में बनाई नहीं गई। इन तीनों से मेरा जवाब मुझे चाहिए मैडम। ठीक है, इस बात का जवाब लेते हैं। शुक्रिया ये महत्वपूर्ण सवाल उठाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गिरीश शुक्ला अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश शुक्ला जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस जुड़ते हैं तो राय साझा करेंगे। विवेक पांडे जी, आपने सवाल सुना होगा, एक दर्शक जुड़े थे। हालांकि इस सवाल का जवाब हम राजेश द्विवेदी जी से भी लेंगे। अकाउंटेबिलिटी, आप लोगों ने आपसी बहस के चक्कर में मुझे लगता है एक दर्शक का महत्वपूर्ण सवाल नहीं सुन पाए आप लोग। विवेक जी, राज शर्मा जी, राजेश द्विवेदी जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय समाधान निकालिए कि ये इस पर अंकुश कैसे लगेगा। और यहाँ पर हम राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप के बजाय आम जनता का कैसे हित होगा, हम उस पर बात कर लें। राजेश जी, अभी एक दर्शक ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अकाउंटेबिलिटी आपने सुना ही नहीं होगा क्योंकि आप आरोप प्रत्यारोप में बिजी थे। अगर सुना है तो जवाब दे दीजिएगा। चिल्ला चिल्ला के झूठ को सच करना चाह रहे हैं आप, जो है गलत चीज को जो है चिल्ला चिल्ला के रिपीट कर करके उसको सच करना चाह रहे हैं आप। नहीं, आप जो है वो मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बात तो मैंने पहले कहा आपको इससे कोई चलिए डॉक्टर गौतम जी, आपके पास वापस लौटते हैं। आपसे निवेदन, हमारे साथ कृष्ण कुमार जी भी बैठे हुए हैं, रुक करेंगे। ठीक है राजेश जी, ठीक है, आते हैं आपके पास। जवाब देना जब होता है तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं। राजेश जी आते हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। क्या कहेंगे राज शर्मा जी? आप सभी मेहमानों से निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी बारी पर ही बोले और शांत रहें। मैं वापस लौटती हूँ, दर्शक जुड़े हुए हैं, उमेश जैन मेरठ से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कीजिए। अच्छा, ये नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पैसा देकर कुछ भी काम कराया जाता है, सब पैसे का खेल चल रहा है और कुछ नहीं। गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सब पैसे वाले अपना फायदा उठा रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं देख रही है। बिल्कुल उमेश जी, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गौतम जी, आपका रुख करेंगे। कृष्ण कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, जो ये कैग की रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर सी बात है इसमें हॉस्पिटल्स और जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी भी मिली भगत है और इसीलिए इस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या कहेंगे? मैम, पहले तो मेरा नमस्कार आपको, आपके चैनल का साधुवाद। पहले तो मैम राजेश जी द्वारा मैं यही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का बदला भ्रष्टाचार नहीं हो सकता ना। अगर आपकी केंद्र में सरकार है 2014 से, आप पूरी बात को सुनिएगा राजेश जी। भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्या आपके राज्य में क्यों मध्य प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं है? क्या मध्य प्रदेश आपके बीजेपी सरकार नहीं है क्या? आयुष्मान भारत में ये सुनिए, पहले बात तो सुनिए, आप बात नहीं सुनना चाहिए। मैं सुन रहा हूँ आपकी सारी बातें। मैं ये जानना चाहता हूँ नौ नंबर पे। राजेश जी, हम इस तरीके की बहस सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। राजेश जी और राज शर्मा जी, राजेश जी आपके पास लौटेंगे तभी आप अपनी बात को रखिएगा। ऐसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए, कोई समाधान नहीं है आप लोगों के पास आरोप और प्रत्यारोप के सिवा। कृष्ण कुमार जी अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद गौतम जी का रुख करेंगे। आप गरीब पे बात नहीं करना चाहते, आप गरीबों की आवाज दबाना चाहते। गरीबों के लिए इलाज के लिए आया था ये योजना, ना कि आपकी बहस के लिए आया था। पता नहीं किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, थोड़ा सा अपनी बात होनी चाहिए ना, थोड़ा सा संयम रखें। या गरीबों की बात राजेश जी, जो लाभार्थी जवाबदेही आपकी है, सत्ता आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, जवाबदेही भी बनती है। बोलिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, पहले सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए।
ये तो कहाँ गरीबों कहाँ से के लोग इनकी एक नंबर पे हत्या करने 7 वाले लाख लोग के एक एक ऊपर करके लोग, बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ना, म्यूट कराना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण कुमार जी 7 अपनी बात को लाख पूरा कर लें। 7,05,000 के ऊपर के लाभार्थी जो है वो 9999 से रजिस्टर्ड है। एक 7 लाख व्यक्ति एक ही नंबर चला रहा है, या अलग अलग परिवार के लोग एक ही नंबर चला रहे हैं। इसमें जांच का विषय नहीं होना चाहिए। ये गरीबों का पैसा मर रहा है ना। और जो मृत्यु हो गए 2 लाख के ऊपर, उनके इलाज का पैसा ऑलरेडी सरकार द्वारा दे दिया गया है। वो पैसा किसका था? वो गरीबों की बीमारियों का था। उसके टैक्स पे का पैसा जो गरीबों के हित में लग सके, उनकी बीमारियों में लग सके, जो उनके काम आ सके, उनके जीवन में इलाज हो सके। लेकिन आप लोग क्या, तुम्हारा भ्रष्टाचार हुआ तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे, आप क्या कत्ल हुआ था तो हम भी कत्ल करवाएंगे। ये क्या अर्थ हो गया? यहाँ गरीबों की बात हो रही है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला के न्यूज द्वारा, उस पे आप चिल्ला चिल्ली करके कोई मतलब ठीक है राजेश जी, जवाब दीजिएगा, आते हैं। जवाब राज शर्मा जी थोड़ी देर इंतजार करिए, अपनी बारी का आप इंतजार करिए आप। कृष्ण कुमार जी आपकी बात पूरी हो गई, आगे बढ़े। किसकी जेब में क्या? उन हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने मिली भगत करके उस पैसे को निकाला है। फर्जी नामों पे, फर्जी नंबरों पे जो इलाज चला, जो मृत्यु हो गए, उनका भी इलाज वो कर रहे हैं। ठीक है कृष्ण कुमार जी, वापस लौटते हैं, आपके पास दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। राजेश कुमार जी थोड़ा सा इंतजार करिए। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सुरेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सुरेश जी, अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए, संपर्क वापस से होगा तो जरूर राय साझा करेंगे, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राजेश जी इस बात का जवाब दीजिए जो कृष्ण कुमार जी ने कहा, और इसके बाद रुख करेंगे डॉक्टर गौतम सिंह जी का। गिरीश शुक्ला एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। अर्धशिक्षित अशिक्षित व्यक्ति अगर इतना ही सक्षम होता कि वो सुविधाएं उठा सकता, तो सुविधाएं बहुत दिनों से बांटी जा रही हैं, सारी सुविधाएं उठा के आज तक अमीर हो गया होता। गरीबों के लिए जो भी इस तरह की योजनाएं चलेंगी उसका फायदा अमीर लोग ही उठाएंगे। तो हम सरकार से दरखास्त करते हैं इसको तुरंत योजना को बंद करें और ये योजना लावें कि ग्राम प्रधान या जो कारपोरेटर हैं तुरंत एयर गिफ्ट करके गरीब बीमार को सरकारी अस्पताल जहां इलाज हो सकता है वहां पहुंचवा दें, वहां उसका फ्री इलाज हो। वो ना कागज बना सकता है, ना कंट्रोल कर सकता है, ना हिसाब किताब रख सकता है, उसका इलाज हो और उसको डिस्चार्ज दिया जाए, अपने घर आवे। ये लूट पचे हुई आसमान के थ्रू कार्यकर्ताओं को पेमेंट हो रहा है करोड़ों रुपया, संघ के कार्यकर्ताओं को पेमेंट हो रहा है करोड़ों रुपया। शुक्रिया गिरीश जी राय साझा करने के लिए। आपकी नाराजगी से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जब कोई योजना आम जनता के लिए लाई जाती है और पात्र उसका लाभ नहीं उठा पाते तो ये नाराजगी जायज़ है और लाजमी है। और इसीलिए ये चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं, घोटाले की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। अब अंकुश किस तरीके से लगेगा ये देखना होगा। हालांकि दावा तो किया गया है कि ये मुद्दा जल्द ही हल हो जाएगा। राजेश जी इस बात का जवाब दीजिएगा। गौतम जी आपका रुख करते हैं। हाँ सोनी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो ये गिरीश जी ने कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। ऐसे लोग हैं जो बीच में धांधली करते हैं, ऐसे एजेंट्स हैं जो कि कई कई परिवारों को होल्ड करते हैं, एक एक इलाके के जो है वो दबंग माने जाते हैं और कई कई परिवारों को होल्ड करते हैं और उनके अंदर जो गलत चीज करते हैं। साथ में मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, कृष्णा जी ने ये कहा कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको कभी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा जो कि जो धांधली करता है। डॉक्टर के अस्पताल के अंदर ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। गौतम जी इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से लीजिए कि अगर कोई स्टाफ मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति, हॉस्पिटल का कोई भी कर्मचारी अगर इसकी सहभागिता ऐसे काम में होती है तो पूरा हॉस्पिटल को जिम्मेदार माना जाएगा। और इसीलिए आम जनता तो यही कहेगी ना कि ये डॉक्टर्स की मिलीभगत थी और इसीलिए ये भ्रष्टाचार इस तरीके से ये सामने आया। विवेक पांडे जी की बात कहना चाहूंगा, मैं दोबारा से कहूंगा, उन्होंने बहुत ही सटीक बात करी कि आज एआई के जमाने के अंदर अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं कि एक मोबाइल नंबर में बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारी जो है वो महत्वाकांक्षा में ही कमी है। हाँ बिल्कुल, महत्वाकांक्षा में कमी है, इस बात को मानते हैं राजेश जी?
देखिए मैडम, पहले मैं आगे की अनम्यूट कर लीजिए। अरे द्विवेदी जी, आप तो संवेदनशील बनो। जी कुमार जी ने जो कहा है, ये देखिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो महत्वाकांक्षा है, और इससे यदि किसी रूप से कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो इसकी जांच का विषय है, और जांच हो जाने के पश्चात इनके खिलाफ से सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का तो अधिकार फिर है। कांग्रेस को क्यों लेके चलना है? सीधा बताइए ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप यहाँ से जो फेलियर उसको मानिए, उसमें आपकी सरकार, हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी आपकी। मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात या तो कह लेने दीजिए, या तो फिर जो है नहीं, मैं आप अपनी बात कहें, लेकिन ये क्या कि आपका भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार और का। जो डॉक्टर हो या सरकारी अधिकारी के मिलियत डॉक्टर भगत भी किसी तो बहुत प्रकार सारे से ये मिलीभगत त्रुटि हो होती रही है है तो इसमें। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के राज्य सीएम सरकार के के बाद द्वारा नेताजियों जिस राज्यों को अंकित करा गया है, नेताजियों तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कोई भी राजनेता बचना नहीं गौतम चाहिए। जी, आप बहुत राजनेता नहीं महत्वपूर्ण बचेगा, बात का आपने किसी भी जिक्र पद, कर दिया। सम्मानित पद पे राजेश बैठा जी, वो भ्रष्टाचारी ठीक है, राज शर्मा जी और आते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी कुछ भी को समझ में नहीं आएगा, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे, और दर्शकों के सवालों का आप लोग जवाब भी नहीं देते हैं। दर्शक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछते हैं, बारीकी से सुन रहे होते हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, खुर्शीद आलम जी की राय साझा कर लेते हैं। राज शर्मा, इसके बाद आपका रुख करेंगे। स्वागत है आपका आलम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए आलम जी। आलम जी, अगर टीवी का वॉल्यूम कम करके अपनी बात को साझा कर सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कि ये योजना बंद कर दी जाए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजेश द्विवेदी जी से, बीजेपी के जो नेता हैं, अभी इन्होंने ये कहा कि गरीबों की योजना ही बंद कर देनी चाहिए। नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा, ये एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनका वक्तव्य था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर पात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इस योजना को बंद कर देना चाहिए। आ रही है उसको साफ करने के बजाय ये जो मंत्री जी बीजेपी के लोग हैं ये यही कह देते हैं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। राज शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। पाकिस्तान पतन कहाँ पहुंच जाएंगे। जी, क्या ये देश को उम्मीद थी कि यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसको देश ने बहुत प्यार दिया, उनके कार्यकाल में ऐसा गड़बड़ झाला होगा? और के जमाने में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना में 2018 में जो चालू, ठीक है राजेश जी, थोड़ा सा इंतजार करिए। भ्रष्टाचार के लिए हम किसको बधाई देंगे, बताइए हम किसको बधाई दें? भ्रष्टाचार हो रहा है, योजना ला दी गई है, भ्रष्टाचार के लिए हम किसे बधाई दें? मौजूदा सरकार को? कौन लेगा जिम्मेदारी? आप बताइए। मैंने कहा ना, यूरिया घोटाला हुआ, राजीव गांधी दूसरे घोटाले पे बात करते रहिए। जो ये घोटाला हुआ, गलत बात है ये। आप यहाँ पर आंकड़े लेकर बैठे हैं भ्रष्टाचार के कि किसके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए। आप आयुष्मान में रहिए, किस तरीके से गड़बड़ी निकल कर सामने आई है उस पर थोड़ी सी गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाइए, कैसे ठीक किया जाएगा। राज शर्मा जी, अपनी बात को पूरा करिए। जो देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। राजेश जी को म्यूट कर दीजिए। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आपको राज बात शर्मा करने जी के लिए। राजेश जी, अपनी बात कहिए, बिल्कुल मुद्दे पे। हाँ, राजेश जी बिल्कुल सुनेंगे, अपनी बारी पर बोलिएगा। आप राज शर्मा जी से हमारा सवाल था, राज शर्मा जी बोल लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। आते हैं विवेक जी। लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा कांड किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये मध्य प्रदेश पहले इससे आगे आएगा, वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा, फिर ये अन्य राज्यों पे आप आरोप लगा सकते हैं जिनकी आपकी सरकार जहाँ पर नहीं है। पहले मध्य प्रदेश आगे आए। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कृष्ण कुमार जी की पर्टिकुलर 5 राज्यों में अगर आंकड़े ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हम ओवरऑल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कहीं पर कम हुआ, कहीं पर ज्यादा हुआ, और आरोप प्रत्यारोप की बजाय मुझे लगता है इस पर गंभीरता बरतनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार ना हो। ये कौन सा कैसा सिंडिकेट है, किस तरीके से काम करता है, और ये पात्रों तक ये योजना क्यों नहीं जा रही है। विवेक जी,
आप पहले मेरी बात सुनिए द्विवेदी जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ ये, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले राज शर्मा जी ठीक है। विवेक जी, मुझे लगता है कि बहुत ही संजीदे विषय पे आज आपने डिबेट रखी है, लेकिन आज डिबेट की मर्यादा और डिबेट पे नियंत्रण कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है पूरी तरह से रखना। सबसे ज्यादा जरूरी ये जानने की कि भाजपा की पूरी भाजपा में क्या मानसिक रूप से कोई समस्या चल रही है क्या? सवाल कुछ पूछते जवाब कुछ हो दिया जाता। जब आपका टर्न नहीं है तो आप बीच में बोले जा रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे आप मुद्दे की बात नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ, जो मुद्दे की बात करने बैठे हैं उनको तो करने दीजिए। देयर इज अ सीनियर रिस्पेक्टिव डॉक्टर इज सिटिंग देयर एंड ही इज वेटिंग फॉर हिज टर्न, और उसके बाद भी लोग लगातार बोले जा रहे हैं। मतलब आप क्या ये अपना एक मैसेज देना चाह रहे हैं? लोग क्या देखिए इस पूरी डिबेट में आज जो हुआ है, मुझे लगता है इससे ठीक है राजेश जी थोड़ा सम्मिलित कर लीजिए। मैंने कहा उस विषय को आप लोग स्वयं जो है उठाना चाहते हैं। ठीक है विवेक जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। राजेश जी अपनी बारी पर बोलिएगा आप। राज शर्मा जी आप सत्ता पक्ष के लोगों के अंदर एक संयम होना चाहिए। आप सत्ता पक्ष हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं। अगर हम एक सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकल सवाल है, टेक्निकल इशू पे बात हो रही है, और अगर आपको टेक्निकली अगर आपका दिमाग साउंड नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप डिबेट को डिटेल करके मुद्दे को भटकाने का प्रयास मत करिए। यहाँ ठीक है विवेक जी आगे बढ़िए, क्योंकि समय कम है। जांच करनी है तो वो आपको करनी है। मुद्दे पे आता हूं मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जहां हम एक से एक टेक्निकल मशीन डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि बॉडी की पूरी सर्जरी की जा रही है, इम्प्लांटमेंट कर दिया जा रहा है, उसके बाद भी एक मोबाइल नंबर पे लगातार रजिस्ट्रेशन होते जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आज ये बात हम बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, किसकी जिम्मेदारी, तो माफ कीजिएगा, जिम्मेदारी तो बनती है और उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की समय से जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कि टीम 11 टीम 9 जो दिखा देती है कागजों पे, उसी को आप सुशासन और राम राज्य मान के बैठ जाते हैं। अगर लोहिया जैसे संस्थान में आप 10 रुपए की पर्ची को 100 रुपए कर देते हो तो माफ कीजिएगा, आपकी नीति और नियति पे शक है। आप लाभ किसको देना चाहते हैं, आप लाभ किसको देने की दिशा में काम कर रहे हैं, आपको ये तय करना पड़ेगा। कुछ एजेंसीज ऐसी थी, कुछ संस्थान को ऐसे तैयार किया गया था, एम्स से लेके बड़े बड़े संस्थान जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काउंट होते हैं। उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। उनका उद्देश्य जब भारतीय रेलवे को चलाया गया तो उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, कनेक्टिविटी को इजी करना था, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करना था। लाभ के लिए इन संस्थाओं को नहीं बनाया गया। और आज जिस तरीके से एक मोबाइल पे लगातार रजिस्ट्रेशन जा रहा है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, यहाँ पे जो भी टेक्निकल सिस्टम यूज करते होंगे, अगर आपने एक नंबर पे बार फीडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल एरर बार शो करेगा। आपको वो उसको और स्पेस करना पड़ेगा एंटर मार के। लेकिन अगर आप उसको लगातार किए जा रहे तो इसका मतलब है कि ये प्रायोजित सिंडिकेट का हिस्सा था, और इस पे बहुत जिम्मेदारी से बहुत आसान तरीका है। ईडी को आप जांच दे दीजिए, डीआरआई जाकर के इसकी बस इतनी जांच कर ले किस खाते में पैसा गया, किस खाते में पैसा गया और बार इस खाते में पैसा क्यों गया, क्या वो लोग जीवित है, आप जांच करवा लीजिए, पूरा सच का सच आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ना आप नीति आयोग की रिपोर्ट को मानते हैं, ना आप सीएजी की रिपोर्ट मानते हैं, ना आप इस देश की बड़ी जिम्मेदार संस्थाओं की रिपोर्ट को मानते हैं। एम्स अगर कुछ कह देता है तो आप उसको तक नकार चुके हैं पूर्ववर्ती में। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, पहले आप अपनी नीति तय कर लीजिए कि आपको जनता के लिए काम करना है। बिल्कुल राजेश जी, सब कुछ आपके हाथ में है, सत्ता आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, सारी जांच एजेंसियां आपकी हैं, तो और जिम्मेदारी आपकी है। तो भ्रष्टाचार खत्म करने की भी जिम्मेदारी आपकी है, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। एक दर्शक हैं देशबंधु जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं चर्चा में। देशबंधु जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। देशबंधु जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। ठीक है, अगले दर्शक अजय जुड़े हुए हैं, संपर्क होता है देशबंधु जी का, तो वापस से राय साझा करेंगे। अजय जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार जी। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं अजय जी। हाँ जी नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था, जो ये डिबेट है ना जी, ये डॉक्टरों का पैनल का होना चाहिए जी, जैसा अपने डॉक्टर साहब बता रहे थे। इसमें जो फॉर सजेशन जी मिली हुई है, कुछ कर्मचारी जो इसको मिलकर कर रहे हैं जी, और कुछ क्या करते हैं, जो बड़े आदमी है ना, छोटों पे से काम ला करके नहीं अपना इलाज करा लेते हैं जी। तो जो ये पैनल है डॉक्टरों का होना चाहिए सबका, इस पर राजनीति ना होकर के डिबेट में ये राजनीति वाले नहीं बुलानी चाहिए, और डॉक्टर साहब इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अजय जी शुक्रिया।
ये सजेशन देने के लिए। देश बंधु दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं देश बंधु जी। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार देश बंधु जी, अपनी राय साझा कीजिए। जी वो हम यहाँ पे कानपुर से बोल रहे हैं, गोविंद नगर में हम गए थे ये आयुष्मान कार्ड बनवाने, तो उन्होंने बनाया ही नहीं, बोले कि जो है नहीं बनता नहीं है ये। और एक साल पहले हम गए थे, उन्होंने बनाया ही नहीं। अच्छा बताइए, कार्ड नहीं बनेगा तो कैसे काम होगा। बिल्कुल, शुक्रिया राय साझा करने के लिए और ये कमी बताने के लिए। राजेश जी, आपने दर्शक की बात सुनी होगी बखूबी। दर्शक का कहना है आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए गए थे, आयुष्मान कार्ड बना नहीं। और यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आम जनता को भी ये राजनीति रास नहीं आ रही है। मुद्दे पर रहकर बात करें, कैसे समाधान हो, कैसे इस समस्या का निवारण होगा, इस पर बात करेंगे तो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। फाइनल कमेंट राजेश जी। कि अभी आपने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए गए थे, आयुष्मान कार्ड बनाने। देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो है एक प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत में, उस नियम के तहत में जो लोग आते हैं उनका जो है आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। और ये है आयुष्मान कार्ड हर गांव में कैंप लगा करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है कैंप लगा करके बनवाया जा रहा है। ठीक है। और निश्चित है जो भी दर्शक है, यदि वो कमी को पूरा करेंगे जो उनकी प्रतिक्रिया है, तो निश्चित उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। जहां तक अभी आपने डिबेट पे कहा है कि आयुष्मान कार्ड में घोटाला, मैंने एक शब्द में कहा है कि जिन राज्यों में यह घोटाला हुआ है यह गलत है। हर राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ने 26 राज्यों को अंकित किया है, हर गरीब को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो जिसमें 5 राज्य सबसे प्रमुख बोले गए हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। आगे देखना होगा किस तरीके से सख्ती बढ़ती जाएगी। राज शर्मा, 2 शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लीजिए, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी आप ये कह चुके हैं जी, एजेंसी आपके पास है, एक एक करके जी आज के जमाने में आदि गौतम सिंह जी, समय नहीं है, माफी चाहेंगे। जी राज शर्मा जी, गरीब परिवार को जो है इलाज नहीं करा सकते थे। एक बात पूछना चाहता हूँ, इस घोटाले की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की या विपक्ष की? ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण बात का जिक्र करने के लिए कि आयुष्मान कार्ड धारक वो लोग जो लग्जरी गाड़ियों में आते हैं और इस योजना का लाभ उठाते हैं, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। कैग की रिपोर्ट जो सामने आई है और एक बड़े रूप में भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस सिंडिकेट को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, ये जिम्मेदारी तय करनी होगी। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।